हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के पार्ट 8 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, हम लोग पॉपुलेशन इंटरैक्शंस या समष्टि अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे पास एक आखिरी अभिक्रिया बाकी रह गई है जो हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। ठीक है बच्चों, तो हमने इंटरैक्शंस या समष्टि अभिक्रिया में हमने सबसे पहले क्या बात की थी? हमने सबसे पहले सहजीविता म्यूचुअलिज्म पढ़ा था, फिर हमने कॉमेंजेलिज्म पढ़ा था, फिर परभक्षिता, परजीविता और एमेंजेलिज्म की बात की थी। तो अब हम आखिरी समष्टि अभिक्रिया प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की बात करेंगे। अब हमको इतना तो मालूम है बच्चों, ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों जातियों को क्या देखी जाती है? हानि। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों जाति को हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर मुझे प्रतिस्पर्धा की डेफिनेशन बनानी हो कि यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक जाति की उपस्थिति के कारण या एक जीव की उपस्थिति के कारण जो दूसरा जीव या दूसरी जाति है उसकी फिटनेस जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक जीव या जाति की फिटनेस, और यहां पर फिटनेस का मतलब है योग्यता से, तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक जीव या जाति की फिटनेस या योग्यता दूसरे जीव या जाति की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। ठीक है, तो दो तरीके से आप इस अभिक्रिया को ध्यान रख सकते हैं। एक तो बहुत आसान तरीका है कि प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों जातियों को हानि हो रही है, दोनों जीव को नुकसान हो रहा है। या हम कह सकते हैं यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक कोई जीव या जाति के उपस्थिति के आ जाने पर दूसरे जीव की योग्यता या फिटनेस कम हो जाती है। योग्यता या फिटनेस का अर्थ क्या है भाई? कोई भी एडवांटेज, कोई भी बेहतर लक्षण जो था वो कम हो जाता है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक जीव या जाति की फिटनेस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? दूसरे जीव या जाति की उपस्थिति के कारण। यह आप दोनों के लिए कह सकते हो। कोई भी एक जीव अगर दूसरे जीव के साथ आ जाएगा तो उसकी योग्यता कम हो जाएगी, तो आप ये दोनों जीवों के लिए कह सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा। यानी प्रतिस्पर्धा एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी भी जीव को फायदा नहीं हो रहा, दोनों जीव को ही क्या हो रहा है? नुकसान या हानि पहुंच रही है, यानी उनकी योग्यता या फिटनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। एक चीज याद रखेंगे बच्चों, जब हम जैव विकास की बात करेंगे, जब हम एवोल्यूशन या जैव विकास पढ़ेंगे तो वहां पर हम डार्विन की बात करेंगे, और वहां पे जब हम डार्विन की बात करेंगे तो डार्विन भी फिटनेस की बात करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन डार्विन की जो फिटनेस या योग्यता है वो जनन योग्यता है। याद रखना बच्चों, डार्विन पे अगर प्रश्न आ जाए कि डार्विन के अनुसार फिटनेस या योग्यता का क्या मतलब है, तो आप याद रखिएगा डार्विन की योग्यता या डार्विन के अनुसार योग्यता या फिटनेस जनन सामर्थ्य पर आधारित होगी। लेकिन अभी हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें फिटनेस या योग्यता किसी भी तरह की योग्यता या फिटनेस हो सकती है। भोजन ढूंढने की योग्यता हो सकती है, भोजन खाने की योग्यता हो सकती है, किसी भी तरह की योग्यता हो सकती है। तो कंपटीशन एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जो एक जीव या जाति की उपस्थिति के कारण दूसरे जीव या जाति की योग्यता कम कर देता है।
अब नेक्स्ट चीज ये है, जब हम पहले देखते थे बच्चों तो हम क्या कहते थे, प्रतिस्पर्धा कब ज्यादा देखी जाती है? प्रतिस्पर्धा आपसे पूछ लिया जाए कि निकट संबंधित व्यक्तियों में देखी जाएगी या असंबंधित व्यक्तियों के मध्य ज्यादा देखी जाएगी, तो हम ये देखते हैं कि दो निकट संबंधित व्यक्ति होंगे, मतलब दो व्यक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, दो शेयरों के मध्य प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, शेयर और व्यक्ति के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। ठीक है ना, शेयर व्यक्ति को फाड़ ही देगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब निकट संबंधित व्यक्ति होंगे या दो निकट संबंधित जीव होंगे, उनके मध्य प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। बिल्कुल सही। और दो निकट संबंधित जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा तब अधिक होगी जब वो सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हों। है ना भाई, मैंने आपसे कहा दो चेयर हैं और दो व्यक्ति हैं, तो दो चेयर हैं और दो व्यक्ति हैं, तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक एक चेयर पर एक व्यक्ति बैठ जाएगा। लेकिन यदि चेयर एक हो और व्यक्ति दो हो, इसका मतलब वो संसाधन क्या है, सीमित। तभी क्या होगा, दोनों व्यक्तियों के मध्य उस चेयर पर बैठने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। तो सामान्यतः जब निकट संबंधित व्यक्ति होंगे और जब वो सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे होंगे, तब क्या देखी जाती है, प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है, सामान्यतः प्रतिस्पर्धा निकट संबंधित जीवों के मध्य देखी जाती है जो सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हों। ठीक है, तो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा कब देखने को मिलेगी? सामान्यतः प्रतिस्पर्धा निकट संबंधित जीवों के मध्य देखी जाएगी, और तब देखी जाएगी जब वो क्या, किसके लिए लड़ रहे हों, सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हों। तो सीमित संसाधन के लिए लड़ने वाले निकट संबंधित जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी। तभी तो हम कहते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में ज्यादा कौन सा होगा? अगर मैं आपसे कहता हूं इंट्रा स्पेसिफिक, अंतरा जातीय प्रतिस्पर्धा, और अंतर जातीय इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, है ना बच्चों, एक ही जाति के जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा, उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, यानी अंतरा जातीय। और दो अलग अलग जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा यानी इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा में से ज्यादा अधिक प्रतिस्पर्धा किसमें देखी जाएगी? इंट्रा स्पेसिफिक में। अधिक प्रतिस्पर्धा किसमें देखी जाएगी? इंट्रा स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि इनमें संबंध ज्यादा हैं। ज्यादा निकट संबंधित जीव किसमें हैं? इंट्रा स्पेसिफिक। कम निकट संबंधित जीव किसमें हैं? इंटर स्पेसिफिक। तो अधिक प्रतिस्पर्धा किसमें देखी जाती है? इंट्रा स्पेसिफिक, यानी अंतरा जातीय प्रतिस्पर्धा अधिक होगी। तो हमें यह तो मालूम चल गया कि यदि संसाधन सीमित हो और जीवों के मध्य संबंध ज्यादा हो, यानी निकट संबंधी जीव हो, तो उनके मध्य प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने वातावरण में ऐसे भी उदाहरण देखे हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण देखे हैं जिसमें असंबंधित जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा हो सकती है। हां, जो जीव आपस में कोई संबंध नहीं दर्शाते, असंबंधित जीवों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, और संसाधन असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण भी देखे गए हैं जिसमें असंबंधित जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है और संसाधन असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसी प्रकृति में या पर्यावरण में देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको?
प्रकृति में असंबंधित जीवों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। तो पहला सवाल तो है भाई, कैसे प्रकृति में असंबंधित जीवों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी? इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है बच्चों मछलियां और पक्षी होते हैं फ्लेमिंगोस। ठीक है, मछलियां और पक्षी हैं फ्लेमिंगोस। तो मछली और पक्षी ये आपस में संबंधित नहीं है, असंबंधित जीव हैं। तो ये मछलियां और जो फ्लेमिंगोस हैं ये कैसे हैं बच्चों? असंबंधित जीव हैं, लेकिन दोनों के लिए संसाधन एक ही है। दोनों एक ही संसाधन के लिए लड़ते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स, जिसे हम कहते हैं जंतु प्लवक। तो ऐसा उदाहरण देखा गया है। आपके पास मछलियां हैं, फ्लेमिंगोस हैं, दोनों क्या हैं? असंबंधित जीव हैं। दोनों असंबंधित जीव हैं तो वैसे तो प्रतिस्पर्धा होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर हो रही है। कैसे? क्योंकि ये दो असंबंधित जीवों के लिए संसाधन क्या हैं? सेम जंतु प्लवक या ज़ूप्लैंक्टन्स। तो प्रकृति में असंबंधित जीवों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। फिर दूसरा है कि संसाधन असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा होती है। और जब संसाधन असीमित होने पर प्रतिस्पर्धा देखी जाती है तो उसे हम इंटरफेयरिंग कंपटीशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट आपको याद रखना है, प्रकृति में संसाधन असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। और जब असीमित संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा देखी जाए तो इसे इंटरफेयरिंग कंपटीशन कहा जाता है। ठीक है भाई, तो क्या चीज याद रखनी है वापस देख लेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों जीवों को हानि होती है, दोनों जातियों को हानि होती है, उनकी योग्यता या फिटनेस कम हो जाती है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि वैसे तो प्रतिस्पर्धा तब ज्यादा होती है जब निकट संबंधित जीव होते हैं और सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे होते हैं। जब संसाधन सीमित होंगे और निकट संबंधित जीव होंगे तब अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। इसीलिए इंट्रा स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा हमेशा ज्यादा होगी इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा से। लेकिन फिर हम देखते हैं कि प्रकृति में ऐसे कई उदाहरण होते हैं जब संसाधन असीमित होने पर भी प्रतिस्पर्धा होती है और असंबंधित जीवों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा होती है। जब संसाधन असीमित होते हैं और प्रतिस्पर्धा देखी जाती है तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? उसे हम इंटरफेयरिंग कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? अब ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर प्रतिस्पर्धा का नया बिंदु समझने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक जिसे हम कहते हैं हैबिटेट या आवास, और एक हमारे पास होता है नीश। अब नीश को आप हिंदी में नीके भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपके पास क्या होता है बच्चों? हैबिटेट या आवास, और एक होता है नीके या जिसे आप अंग्रेजी में नीश कहते हो। भाई सीधी सी बात है, आवास या हैबिटेट का तो मतलब है हमारा घर, जहां पर एक जीव रहता है। ठीक है, उसे तो हम क्या कहेंगे? आवास या हैबिटेट, जहां पर कोई भी जीव रहता है। ठीक है, तो उसका घर होगा, वो तो उसे क्या कहेंगे? हैबिटेट।
और एक जीव जहां पर काम करेगा, जहां पर काम करने जाएगा, जो उसका ऑफिस होगा, जो उसका व्यवसाय या प्रोफेशन होगा, उसे क्या कहेंगे? नीश। उदाहरण के तौर पे बच्चों, मेरा प्रोफेशन है टीचर, तो मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा व्यवसाय या प्रोफेशन क्या हो गया बच्चों? टीचिंग। अब जब मैं पढ़ाने आता हूं यहां पर, तो यहां पर मैं क्या करता हूं? संस्थान के संसाधनों का उपयोग करता हूं। ठीक है, मैं मार्कर का यूज कर रहा हूं, बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, गर्मियां हैं तो एयर कंडीशनर चल रहा है, तो मैं संस्थान के संसाधनों का उपयोग कर रहा हूं और संसाधन में जो मुझे अवस्थाएं मिल रही है उसको भी सहन कर रहे हैं। मतलब संसाधन मतलब लाइट कम है या ज्यादा या कम तो नहीं है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक जीव अगर एक वातावरण में है तो वहां पर उसका एक क्रियात्मक यानी उसका एक फंक्शनल रोल होगा, उसकी एक ऑक्यूपेशन या व्यवसाय होगा, वो वहां के संसाधनों का उपयोग करेगा और वहां की वातावरण अवस्थाओं को सहन करेगा। ये सब चीजें मिलाकर, मतलब कितनी चीजें मिलाकर? 3 चीजें। किसी भी जीव का वातावरण या पर्यावरण में उसका कार्य क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो किन संसाधनों का उपयोग कर रहा है, और तीसरा वो किन प्रकार की अवस्थाओं को सहन कर रहा है। ये तीनों लक्षण सम्मिलित होकर ही क्या कहलाते हैं? नीश या नीके कहते हैं। तो नीश या नीके का मतलब है यह एक जीव का 3 चीजें हैं बच्चों। फंक्शनल रोल यानी क्रियात्मक कार्य, संसाधनों का उपयोग और वातावरण अवस्थाओं को सहन। ये तीनों लक्षण जब हम किसी भी जीव के साथ जोड़ दें तो उसे क्या कहेंगे? नीके। आप इसको कह सकते हो ये उसकी ऑक्यूपेशन या उसका कार्य है। ठीक है भाई, तो कोई भी जीव है, कोई भी जीव का एक बाहरी तंत्र या वातावरण में उसका क्रियात्मक कार्य यानी फंक्शनल रोल, वो संसाधनों का यूज जो करेगा और वातावरण अवस्थाओं को जो सहन करेगा, इन सब को सम्मिलित करके उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल नीश, या आप कह सकते हो नीके। ठीक है ना, सिंपल शब्द में याद रखना है। घर पे रह रहे हो तो वो आवास है, जब आप ऑफिस जाकर काम कर रहे हो तो वो आपका क्या है? नीके। जब आप ऑफिस जाकर काम कर रहे हो तो वहां के संसाधनों का यूज कर रहे हो, वहां पर आपका एक डेसिग्नेशन है, आप टीचर हो, आप बैंक मैनेजर हो, आप क्या हो, और आप वहां की वातावरण अवस्थाओं को सहन कर रहे हो। ये तीनों लक्षण मिलाकर क्या कहलाएगा? नीके या नीश। अब ये क्यों जरूरी है? सुनो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम एक वैज्ञानिक का सिद्धांत पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा में, जिसे हम कहते हैं गॉस का कंपेटिटिव एक्सक्लूजन सिद्धांत या प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? गॉस के कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे। गॉस एक वैज्ञानिक थे बच्चों जिन्होंने ये कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि दो निकट संबंधित जीव जब एक सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हों, दो निकट संबंधित जीव जब एक सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शा रहे हों,
तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, जो सुपीरियर जाति होगी, जो बेहतर जाति होगी, वो कमजोर वीकर जाति को वहां से खदेड़ देगी, बाहर निकाल देगी। है ना भाई? वही उदाहरण ले रहा हूं, दो व्यक्ति हैं और एक चेयर है, तो उस चेयर पे दोनों व्यक्ति तो नहीं बैठ पाएंगे। जो ज्यादा मजबूत, जो ज्यादा स्ट्रांग, जो ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा, वो कमजोर व्यक्ति को धक्का देकर उस चेयर पर बैठ जाएगा। इसका मतलब, एक्सक्लूजन का मतलब, जो सुपीरियर जाति होगी वो इंफीरियर जाति को वहां से हटा देगी। तो इसके दो अर्थ हैं बच्चों। दो अर्थ क्या हैं? पहला अर्थ तो यह है कि ये निकट संबंधित व्यक्ति जब सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हों तो वो साथ साथ नहीं रह सकते। इसका अर्थ यह है कि निकट संबंधित जीव जब सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हों तो उनका इकोलॉजिकल नीके यानी नीश एक नहीं हो सकता। ठीक है भाई? क्योंकि एक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सुपीरियर जाति है वो इंफीरियर या कमजोर जाति को वहां से हटा देगी। लेकिन यह नियम कब काम करता है या कब मान्य होगा? जब संसाधन सीमित हो। ठीक है, अगर दो, मैंने आपको बताया, अगर दो चेयर हैं और दो व्यक्ति हैं तो फिर यह एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मान्य नहीं है, क्योंकि संसाधन पर सीमित फिर सीमित नहीं है। दो चेयर हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों बैठ सकते हैं। यहां पर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। यह तभी काम करेगा जब एक ही चेयर है, यानी संसाधन सीमित हैं। संसाधन सीमित होंगे तो जो सुपीरियर जाति है वो इंफीरियर जाति को वहां से हटा देगी। दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, दोनों का नीश या नीके एक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों? इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो निकट संबंधित जीव, यदि दो निकट संबंधित जीव सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो निकट संबंधित जीव सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं तो वह एक साथ नहीं रह सकते, यानी उनका नीके यानी नीश एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सुपीरियर जाति होगी, क्योंकि सुपीरियर जीव कमजोर या इंफीरियर जीव को हटा देगा। ठीक है ना भाई? तो जो सुपीरियर जाति होगी, सुपीरियर जीव होगा, वो कमजोर जीव को वहां से हटा देगा। इसलिए दोनों जीव एक साथ उस क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये काम, ये नियम कब काम करेगा? जब संसाधन सीमित हो। ये तभी मान्य होगा जब संसाधन सीमित होंगे। तो आपके पास यह सिद्धांत सीमित संसाधन होने पर ही मान्य होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण भी होते हैं बच्चों। इसके कई सारे उदाहरण देखे गए हैं, जैसे गॉस के कंपेटिटिव एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल के उदाहरण। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक आइलैंड होता है गैलापागोस आइलैंड। उस गैलापागोस आइलैंड में पहले एक एबिंगडन टॉर्टोइस कछुआ पाया जाता था और वो कछुआ आराम से धीमे धीमे वहां की घास को चरता था। फिर क्या हुआ, उस गैलापागोस आइलैंड में बकरियां आ गई और बकरियां आ जाने पर, क्योंकि बकरियों की चरने की क्षमता बेहतर होती है, वो तेजी से और बेहतर रूप से घास को चर सकती हैं, तो उन्होंने वहां से किसको खदेड़ दिया, एबिंगडन कछुए को वहां से खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो जो गोट थी वो सुपीरियर थी। और क्यों खदेड़ पाई? क्योंकि संसाधन सीमित, घास वहां पर सीमित ही थी। अगर अनंत होती, घास बहुत अधिक होती, तो शायद दोनों रह पाते, लेकिन सीमित संसाधन थे और जो बकरियां थी वो बेहतर थी चरने के मामले में, यानी वो सुपीरियर थी। तो क्या है भाई, उदाहरण है तो गैलापागोस आइलैंड में गोट्स जो कि क्या थी, सुपीरियर, एबिंगडन कछुओं को वहां से हटा दिया। ठीक है भाई, तो गैलापागोस आइलैंड में जो सुपीरियर जाति थी गोट्स, उन्होंने एबिंगडन कछुओं को, इंफीरियर को जातियों को वहां से हटा दिया। तो ये किसका उदाहरण हो गया भाई, गॉस के कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो गॉस का कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर हो गया आई गेस, कि आपके पास अगर दो निकट संबंधित जीव हैं और उनके वो सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शा रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, दोनों का नीके या नीश एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुपीरियर जाति जो है वो इंफीरियर जाति को वहां से खदेड़ देगी या हटा देगी। अब इसमें एक और उदाहरण दे रखा है, इसका मतलब प्रकृति में एक और तरीका है। प्रकृति में सुपीरियर और इंफीरियर जाति को साथ साथ रखने का एक और तरीका है। भाई गॉस ने तो बताया ऐसा हो नहीं सकता, जब संसाधन सीमित होंगे तो एक सुपीरियर और इंफीरियर जाति साथ नहीं रह पाएगी, सुपीरियर जाति जो है वो कमजोर या इंफीरियर जाति को हटा देगी। लेकिन अब सुन लो, अगर कमजोर जाति जो है, कमजोर जीव जो है, वो अपनी हार मान ले, वो पहले से ही अपनी हार मान ले, यानी भाई एक ही चेयर है, दो व्यक्ति हैं, तो कमजोर वाले व्यक्ति को पता है कि वो सुपीरियर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो ये बोल दे भाई सुपीरियर को कि आप चेयर पे बैठ जाओ, मैं आपके पास नीचे जमीन पर बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो वो इंफीरियर जाति सुपीरियर वाले के साथ रह सकती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये एक तरीका है प्रकृति में या वातावरण में, पर्यावरण में एक ऐसा तरीका है जिसमें इंफीरियर जाति सुपीरियर जाति के साथ साथ रह सकती है। कब रह सकती है? अपने व्यवहार में बदलाव लाकर। ठीक है, एक जंगल है जिसमें शेर और हिरण हैं, तो वैसे तो अगर एक नदी है, वहां पर एक ही नदी है जिससे शेर भी पानी पिएगा और हिरण भी पानी पिएगा, तो दोनों एक ही समय पर वहां पर पानी पीने आएंगे, तो शेर हिरण को फाड़कर फिर पानी पिएगा। तो अगर हिरण को यह मालूम चल जाए कि भाई शेर जिस समय पानी पीने आता है उस समय मुझे नहीं जाना, वो मान ले, वो स्वीकार कर ले कि मैं कमजोर हूं, और शेर जब पानी पी ले, पानी पीने के बाद विश्राम कर ले, फिर मैं जाके पानी पी लूं। इसका मतलब जो इंफीरियर या कमजोर जाति है वो अपने भोजन ढूंढने के तरीके में, भोजन खाने के तरीके में, संसाधनों को यूज करने के तरीके में बदलाव ले आए, तो वो सुपीरियर जाति के साथ रह सकता है। इसे क्या कहा जाता है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है भाई,
इस प्रक्रिया के माध्यम से इंफीरियर जीव सुपीरियर जीव के साथ रह सकता है। कैसे रह सकता है? प्रतिस्पर्धा अवॉइड करके, बिना लड़े, बिना झगड़े, अपनी हार स्वीकार करके। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से इंफीरियर जीव सुपीरियर जीव के साथ रह सकता है। कैसे रह सकता है? इंफीरियर जीव अपने फोरेजिंग पैटर्न में बदलाव लाकर अब फोरेजिंग पैटर्न का मतलब वही मैंने आपको बताया, भोजन ढूंढना, खाना, संसाधनों का प्रयोग इत्यादि। ठीक है, तो ऐसा अगर कर ले, ऐसा कोई भी इंफीरियर जीव अगर यदि कर सके, वो अपने भोजन के ढूंढने के तरीके को, भोजन खाने के तरीके को, संसाधनों को यूज करने के तरीके को बदल सके, बदलाव ला सके, सुपीरियर जाति के साथ प्रतिस्पर्धा ना दर्शाए, शांत बैठा रहे, तो वो सुपीरियर जाति के साथ रह सकता है। इसे क्या कहा जाता है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा भाई? हमने दो सिद्धांत देखे हैं। एक तो अपन ने देखा है गॉस का कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि सीमित संसाधन होने पर निकट संबंधित जीव एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनमें से जो सुपीरियर जीव होगा वो इंफीरियर जीव को हटा देगा। तो ये तो सही है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अगर इंफीरियर जीव अपनी हार पहले से मान ले, सुपीरियर के साथ प्रतिस्पर्धा ही ना दर्शाए, उसके आसपास भी ना मंडराए, एक समय पर उसको अपने काम करने दे, अपने भोजन के तरीके को में बदलाव लाकर उसके साथ रह सकता है, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया भाई? जिस प्रक्रिया को अपन ने दे दिया रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, और ये किसने बताया था? मैकार्थर एक नाम के वैज्ञानिक है बच्चों। मैकार्थर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिखाया कि इंफीरियर जाति सुपीरियर जाति के साथ रहती है बदलाव लाकर। रिसोर्स पार्टीशनिंग का सिद्धांत मैकार्थर ने हमको बताया। ठीक है, चलो अब क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। अब एक सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। मान लेते हैं बच्चों, मैंने आपसे कहा एक जंगल है और एक जंगल में शेर और हिरण दोनों हैं। तो उस जंगल में जो हिरण है, मतलब जो इंफीरियर स्पीशीज है, जो इंफीरियर जीव है, वो कहां कहां पर नहीं जा सकता? वो उस जगह पर नहीं जा सकता जहां पर शेर मिलेगा। इसका मतलब जो इंफीरियर जीव है ना, उसका जो भौगोलिक वितरण है, उसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत छोटा होगा, वो ज्यादा विस्तारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहां जाऊंगा तो शेर मिल जाएगा, यहां जाऊंगा तो फिर शेर पानी पीने आएगा। तो वो इन सुपीरियर स्पीशीज के डर से बहुत छोटे क्षेत्र में रहेगा, है ना? ये हमेशा ऐसा होगा। इसका मतलब जो इंफीरियर जाति है, इंफीरियर जाति का भौगोलिक वितरण या जो नीश है, वो हमेशा कम या छोटा ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपन क्या करते हैं? उस सुपीरियर जाति को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, मान लो मतलब मैंने जंगल से उस शेर को या शेर को हटा दिया, तो जंगल से जब मैं शेर को हटा दूंगा तो फिर हिरण जो है, जो इंफीरियर जीव है, उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसका जो भौगोलिक वितरण है, वो फैल जाएगा, उसका इकोलॉजिकल नीश जो है वो बड़ा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कंपेटिटिव रिलीज कहा जाता है। मतलब एक सुपीरियर जाति को हटा देने पर इंफीरियर जाति का नीके कह दो नीश या भौगोलिक वितरण जो है वो फैल जाता है या बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपेटिटिव रिलीज।
तो अब मेरे पास क्या टर्म आ गया जिसे हम कहते हैं कंपेटिटिव रिलीज। तो कंपेटिटिव रिलीज का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है एक सुपीरियर जीव को हटा देने पर इंफीरियर जीव का नीश अथवा भौगोलिक वितरण, ठीक है, सुपीरियर जीव को हटा देने पर इंफीरियर जीव का नीश अथवा भौगोलिक वितरण विस्तारित यानी एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही हम कंपेटिटिव रिलीज कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे बच्चों? कंपेटिटिव रिलीज। ठीक है, तो ये हमने सब किसकी बात की भाई? प्रतिस्पर्धा की बात की है। प्रतिस्पर्धा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है। इसमें दोनों जीवों को हानि होगी, उनकी योग्यता कम हो जाएगी। और उसमें 3 टर्म्स ध्यान रखने हैं बच्चों। एक तो गॉस का कंपेटिटिव एक्सक्लूजन सिद्धांत, फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग, और तीसरा क्या है भाई? कंपेटिटिव रिलीज। ये तीनों याद रखने हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा। ठीक है बच्चों, अब अंत में एक चीज है बच्चों, अंत में एक और विशेष प्रकार का इंटरैक्शन आपको पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म जो कौवे और कोयल के बीच में होता है। हाँ, आपने देखा होगा कोयल जो है वो अपने अंडे कभी भी अपने घोंसले में नहीं रखती। कोयल तो घोंसला बनाती ही नहीं है काफी बार। तो कोयल जो अपने अंडे है वो कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवे को पता भी नहीं चलता कि वो कोयल के अंडे हैं। क्यों? क्योंकि कोयल और कौवे के अंडे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो कोयल अपने अंडे किस में डाल देती है? कौवे के घोंसले में। कौवे को लगता है उसी के अंडे हैं, उसको तपाता है, सेकता है, और जब वो फट के जब उनमें चूजे निकलते हैं तब उसे मालूम चलता है कि भाई ये तो कोयल के हैं। लेकिन ऐसा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। किसके बीच में होता है? कोयल एवं कौवे के बीच में। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? ठीक है, तो इसमें यह है कि कोयल अपने अंडे क्रो के घोंसले में रखती है और एक समान होने के कारण, और अंडे एक समान होने के कारण क्रो उन्हें सेकता है। अब ये अभिक्रिया ठीक है, पर यह अभिक्रिया इसलिए मुख्य इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि यह अभिक्रिया भी सहज जैव विकास दर्शाएगी। यह अभिक्रिया क्या दर्शाती है भाई? सहज जैव विकास दर्शाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? को एवोल्यूशन। क्यों दर्शाएगी भाई? मान लेते हैं कौवा है, कौवे में जैव विकास हो रहा है या एवोल्यूशन होगा, तो हो सकता है जैव विकास या एवोल्यूशन के द्वारा कौवे के अंडों में परिवर्तन आ जाए। यदि कौवे के अंडों में परिवर्तन आ जाएगा तो फिर कौवा अपने अंडे और कोयल के अंडों में विभेदन कर पाएगा। वो पहचान लेगा कि ये मेरे अंडे हैं और ये कोयल के नहीं हैं। तो यदि कोयल अभी भी अपने अंडों को खुद नहीं सेकना चाहती, वो अपना काम कौवे से ही करवाना चाहती है, तो कोयल के अंडों में भी वही परिवर्तन आना चाहिए, वही जैव विकास होना चाहिए जो कौवे के अंडों में हुआ है। यानी ये प्रक्रिया भी क्या दर्शाती है?
सहजैव विकास या को एवोल्यूशन दर्शाती है। ठीक है भाई, तो ये एक लक्षण है या एक अभिक्रिया है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास देखेंगे, फिर अब हमारे पास यहां पर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी या जिसे हम कहते हैं समष्टि घनत्व। ठीक है, अब समष्टि घनत्व हो या पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जीवों की या ऑर्गेनिजम्स की संख्या प्रति क्षेत्रफल, है ना भाई। तो आपके पास कुल जीवों की संख्या प्रति क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व। ठीक है, 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति मैंने कहा 10 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में हैं, तो अपन ने कुल संख्या बटा हमने क्षेत्रफल से उसको बटा कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी या घनत्व। अब 4 ऐसे कारक होंगे बच्चों, 4 ऐसे कारक होते हैं जो समष्टि घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित, यानी समष्टि घनत्व को बढ़ा सकते हैं या समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 4 प्रमुख कारक N यानी पॉपुलेशन घनत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो 4 प्रमुख कारक जो समष्टि घनत्व को प्रभावित करेंगे क्या क्या हैं भाई। हाँ, पहला होता है नेटैलिटी, जिसको हम कहते हैं जन्म दर, इसको हम बर्थ रेट भी कह सकते हैं। दूसरा है मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर या डेथ रेट, जिसे हम कहते हैं डी। तीसरा होता है इमिग्रेशन, आई, यानी जब बाहर से व्यक्ति आते हैं, बाहर से व्यक्ति कोई समष्टि में आएंगे, बाहर के व्यक्ति कोई पॉपुलेशन के अंदर आएंगे तो इमिग्रेशन, और अगर बाहर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, एमिग्रेशन, है ना। समष्टि के अंदर कोई जीव आएगा तो उसे कहेंगे इमिग्रेशन, समष्टि से कोई जीव निकलेंगे या बाहर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, एमिग्रेशन। तो 4 प्रमुख कारक होते हैं जो समष्टि घनत्व को प्रभावित करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इनमें से कौन से ऐसे कारक होंगे बच्चों जो समष्टि घनत्व को बढ़ाएंगे, जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, जन्म दर से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। जब व्यक्ति समष्टि के अंदर आएंगे, कैसे आएंगे, या तो जन्म के द्वारा या बाहर से अंदर आएंगे दूसरे क्षेत्र से, तो बर्थ रेट और इमिग्रेशन तो समष्टि घनत्व बढ़ाएंगे, और मृत्यु दर यानी डेथ रेट और एमिग्रेशन जो है वो समष्टि घनत्व को घटाएगा। इसका मतलब, इसको एक सिंपल सूत्र से समझें कि यदि आपको एक समष्टि घनत्व t+1 टाइम में निकालना है, ठीक है, मैं आपसे कह देता हूं आपको समष्टि घनत्व 2020 का निकालना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको समष्टि घनत्व 2019 का पता होना चाहिए, समष्टि घनत्व 2019 का पता होना चाहिए। फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि 2020 में कितने जन्मे और कितने इमिग्रेशन हुए, है ना भाई। जन्म दर कितने कितने व्यक्ति उस साल में जन्मे और कितने लोग बाहर से उस पॉपुलेशन में आए, फिर माइनस क्या करोगे, कितनी मृत्यु हुई और कितने बाहर गए। ठीक है, तो ये जन्म दर और इमिग्रेशन को ऐड करेंगे और डेथ रेट और इमिग्रेशन को माइनस करेंगे। इससे आप क्या पता लगा सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी।
तो किसी भी वर्ष की अगर आपको समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो आप पिछले वर्ष की पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, उसमें फिर इस वर्ष में कितने जन्म हुए, कितने बाहर से व्यक्ति उस पॉपुलेशन में आए उसको ऐड करो, कितने मरे और कितने लोग उस समष्टि से बाहर गए उसे माइनस करो, तो आपके पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब फिर समष्टि घनत्व को मापते कैसे हैं? तो आपके पास समष्टि घनत्व का मापन, ठीक है ना। अगर आपको समष्टि घनत्व को मापना हो तो कैसे माप सकते हैं? बहुत आसान तरीके हैं। एक तो आपको जीवों की संख्या ज्ञात करके, जीवों की संख्या ज्ञात कर, उनकी संख्या ज्ञात करके प्रति क्षेत्रफल डिवाइड कर दो तो आपके पास समष्टि घनत्व आ जाएगा। दूसरा जैव भार के माध्यम से, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई? जैव भार ज्ञात करके। तीसरा, अगर संख्या बहुत ज्यादा है, मैंने कहा एक तालाब है, तालाब में मछलियां काउंट करनी है तो उसमें तो आप एक एक मछली को काउंट नहीं कर सकते, उसमें आप सापेक्ष घनत्व निकालोगे। उसमें क्या होता है? सापेक्ष घनत्व निकालते हो। चौथा, अप्रत्यक्ष तरीका भी अपना सकते हो। अप्रत्यक्ष तरीका कैसे? जैसे काफी बार टाइगर सेंसस में पूरे भारत में कितने टाइगर हैं काउंट करना है, तो ठीक है, या तो संख्या भी पता कर सकते हो। संख्या अगर नहीं पता करनी है तो अप्रत्यक्ष तरीका जो टाइगर सेंसस में यूज करते हैं बच्चों, उनमें उनके पग मार्क्स, पैरों के निशान से पता कर सकते हो या उनके विष्ठा या मल से पता कर सकते हो। तो अप्रत्यक्ष तरीके के माध्यम से भी समष्टि घनत्व या समष्टि घनत्व का मापन किया जा सकता है। संख्या को काउंट कर लो, नंबर काउंट करके पता कर सकते हो, जैव भार ज्ञात करके पता कर सकते हो, सापेक्ष घनत्व यूज कर सकते हो या अप्रत्यक्ष तरीका भी अपना सकते हो। किसके लिए? समष्टि घनत्व को या समष्टि घनत्व को मापने में यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने क्या बात कर ली भाई? पॉपुलेशन या समष्टि की। अब यहां पर बच्चों आपको दो विशेष चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे पहले आती है कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। अब आपको यहां पर एक विशेष प्रकार की जाति पता होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। क्या मतलब है? कोई भी पारितंत्र आप देख लो बच्चों, किसी भी पारितंत्र में एक ऐसी जाति होगी जो संख्या में कम होगी और जैव भार में कम होगी, ठीक है। एक ऐसी जाति जो संख्या और जैव भार में तो कम होगी, मतलब उस पारितंत्र में उससे ज्यादा संख्या में दूसरी जातियां होंगी, उनसे अधिक जैव भार दूसरी जातियों का होगा। इसका मतलब वो जाति संख्या और जैव भार में तो कम होगी, लेकिन एक पारितंत्र की संरचना, एक पारितंत्र के कार्य में सर्वाधिक प्रभाव वही जाति दर्शाएगी। तो एक ऐसी जाति जो संख्या और जैव भार में कम हो, लेकिन एक पारितंत्र की संरचना और कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाए, उसे क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीशीज। कैसे सर इसका उदाहरण? जैसे हम उष्ण कटिबंधीय वन देखते हैं बच्चों, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन में अंजीर का पेड़ होता है। वो अंजीर का वृक्ष जो है वो संख्या में घास से भी कम है, संख्या में पक्षियों से भी कम होगा, जैव भार में तो वो कई सारे जंतुओं से कम होगा, ठीक है। शेर है, भालू होगा, उनके जैव भार से भी कम जैव भार होगा उसका, अंजीर का। तो अंजीर का जो वृक्ष है वो संख्या में कम है, जैव भार में बाकी जंतुओं से कम है, लेकिन उसका प्रभाव एक पारितंत्र पे सर्वाधिक होगा।
कैसे सर? उसका प्रभाव सर्वाधिक क्यों होगा एक पारितंत्र पर? वो अंजीर का जो वृक्ष है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण है मतलब वो उत्पादक के रूप में काम करेगा, तो पहले तो वही महत्व हो गया उसका। तो सर प्रकाश संश्लेषण तो घास भी करेंगी, बाकी पादप भी करेंगे, तो इतना महत्व उसका ही क्यों है? प्रकाश संश्लेषण के अलावा अंजीर के वृक्ष पे जो बीज और फल लगते हैं, तो बीज और फल जो बंदर होंगे, पक्षियां होंगी और कई सारे जंतु होंगे, वो उनके फल और बीजों का भी सेवन करेंगे। तो कहने का मतलब है जैव भार और संख्या में उस वृक्ष वो तो कम है, लेकिन लगभग सभी प्रकार के उपभोक्ता, लगभग सभी प्रकार के जंतु जो वहां पर होते हैं वो उस अंजीर के वृक्ष पर कहीं ना कहीं से निर्भर होंगे। इसका मतलब पारितंत्र के संरचना और कार्य में सर्वाधिक प्रभाव उस अंजीर के वृक्ष का होगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे? कीस्टोन स्पीशीज कहेंगे। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीशीज क्या हो गई भाई? एक ऐसी जाति जो संख्या एवं जैव भार में कम होती है, परंतु पारितंत्र की संरचना व कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, तो एक ऐसी जाति जो संख्या और जैव भार में तो कम होगी, लेकिन पारितंत्र की संरचना व कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाएगी, उसे क्या कहेंगे? कीस्टोन स्पीशीज। इसका उदाहरण क्या हो गया भाई? उष्ण कटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अंजीर का वृक्ष। ये क्या हो गया भाई? कीस्टोन जाति। संख्या में कम है, जैव भार में बाकी सबसे कम है, लेकिन पारितंत्र की संरचना और कार्य पर उसका प्रभाव सर्वाधिक होगा, उसे क्या कहेंगे? कीस्टोन स्पीशीज। फिर कीस्टोन के बाद बच्चों आपको दूसरा पता होना चाहिए, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। अब ये क्रिटिकल लिंक स्पीशीज क्या है भाई? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज ऐसी जातियां हैं जो अन्य जातियों को या अन्य जातियों की सहायता करती हो। ऐसी जातियां जो अन्य जातियों के जीवन चक्र को संपन्न करने में सहायता देती हो, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा में जो कवक होती है वो पाइनस के बीजों की मदद करती है, पाइनस को जल और खनिज अवशोषण में मदद करती है। तो किसका उदाहरण हो गया? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। हमने परागन पढ़ा, पॉलिनेशन, उसमें जो परागन कारक हैं, कीट हैं, पक्षी हैं, जो पादपों में पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वो भी किसका उदाहरण हो गया? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज का उदाहरण हो गया। तो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज क्या हो गई भाई? ऐसी जाति जो अन्य नेटवर्क जातियों को सहायता प्रदान करती हों। ठीक है, इसके उदाहरण में क्या आ गया भाई? इसके उदाहरण में माइकोराइजा आ गया। माइकोराइजा में जो कवक है वो जल और खनिज अवशोषण में सहायता प्रदान कर रही है, और दूसरे पॉलिनेटर्स, कीट और पक्षी जो परागन में काम करते हैं, वो भी किसके उदाहरण हो गए? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज के। ठीक है बच्चों, फिर अंत में दो प्रकार की और जातियां आपको पता होनी चाहिए।
एक होती हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज और दूसरी होती हैं के सेलेक्टेड स्पीशीज। ठीक है भाई, आर सेलेक्टेड स्पीशीज, के सेलेक्टेड स्पीशीज, क्या मतलब है सुनेंगे। यहां पर जो आर है, ये जो आर है, यहां पर आर का मतलब है रिप्रोडक्शन या जनन से। यहां पर आर का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन या जनन। और यहां पर के का मतलब है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज में आर का मतलब तो क्या हो गया भाई, रिप्रोडक्शन या जनन, और के का मतलब हो गया कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। क्या मतलब है, ध्यान से। आर सेलेक्टेड जाति जो है ना बच्चों, आर सेलेक्टेड जातियां ऐसी जातियां हैं जिनमें जनन दर बहुत ज्यादा होती है। कैसे याद रखोगे, आर का मतलब है रिप्रोडक्शन या जनन से, तो ये ऐसी जातियां हैं जिनमें जनन दर बहुत अधिक होगी, जनन दर ज्यादा होगी, ये आकार में छोटे होंगे और प्रतिस्पर्धा के रूप से बड़े कमजोर होंगे, है ना। प्रतिस्पर्धा यानी ये कंपटीशन, ये कमजोर जातियां हैं, आकार में छोटी हैं, तो प्रतिस्पर्धा अगर किसी से करती भी हैं तो ये नष्ट हो जाती होंगी, मर जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी मर जाती हैं, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, प्रतिस्पर्धा के रूप से कमजोर होती हैं, तो इसलिए इनको बने रहने के लिए पारितंत्र में बहुत जल्दी जल्दी जनन करना पड़ता है। तो ऐसी जातियों को क्या कहते हैं, आर सेलेक्टेड, बेचारी जातियां हैं। ठीक है, जनन दर बहुत तेज होगी, जनन दर बहुत तेजी से ये पैदा होंगे क्योंकि इनका जीवन काल बहुत छोटा होगा, आकार में ये बहुत छोटे होंगे और प्रतिस्पर्धा के रूप से बहुत कमजोर होंगे। उन जातियों को हम क्या कहते हैं, आर सेलेक्टेड। इसके बिल्कुल विपरीत या उल्टा आप कर दीजिए। बिल्कुल उल्टे का मतलब है जिनका आकार सामान्यतः बड़ा होगा, जिनकी जनन दर कम होगी, जो प्रतिस्पर्धा के रूप से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे, उन जातियों को हम किस में रखेंगे, के सेलेक्टेड स्पीशीज में, है ना। तो पहले तो लक्षण आपको पता होने चाहिए भाई, क्या क्या लक्षण हैं आर सेलेक्टेड के। इनकी जनन दर जो है वो अधिक होगी, इनकी साइज सामान्यतः छोटी होगी, प्रतिस्पर्धा के रूप से कमजोर होंगे और जीवन काल छोटा होगा। इन सब लक्षणों में क्या आएंगी, आर सेलेक्टेड स्पीशीज। और इसकी बिल्कुल उल्टा कर दो, क्योंकि के मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के रूप से ज्यादा मजबूत हैं, तो इनको ज्यादा, इनकी जनन दर कम है, साइज आकार में ये बड़े होंगे, प्रतिस्पर्धा के रूप से सुपीरियर हैं, या इसको आप सुपीरियर, और इनका जीवन काल भी लंबा होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, के सेलेक्टेड स्पीशीज। अब इसमें उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं भाई, आर सेलेक्टेड में हमारे पास ऑयस्टर्स होते हैं, पेलेजिक मछलियां होती हैं। ये पेलेजिक मछलियां पता है ना आपको, पेलेजिक मछलियों का मतलब होता है बच्चों जो ना तो सतह पर होती हैं और ना गहराई में, बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं होती और एकदम सतह पर भी नहीं होती, बीच में पाई जाती हैं। तो कोई भी आपके पास नदी है या समुद्र है तो उसमें बीच में, समुद्र के सतह से थोड़ा नीचे और गहराई से ऊपर, बीच में जो मछलियां पाई जाती हैं उन्हें पेलेजिक कहते हैं। के सेलेक्टेड में हमारे पास हाथी, एलिफेंट्स, बिल्कुल, बांस होता है, बैम्बू, हाँ, तो ये आपके पास किस में आ जाते हैं, के सेलेक्टेड एक
पैसिफिक सैल्मन फिश, हाँ ये भी बहुत प्रतिस्पर्धा के रूप से ज्यादा सक्रिय है। तो ये आपके पास किसके उदाहरण आ जाते हैं? के सेलेक्टेड स्पीशीज के। तो 4 प्रकार की जातियां हैं जो याद रखनी है बच्चों। कीस्टोन जाति है, संख्या में कम होंगी, जैव भार में कम होंगी, लेकिन पारितंत्र की संरचना और कार्य पर सर्वाधिक प्रभाव दर्शाएंगी। उष्णकटिबंधीय वन में फिग अंजीर का पेड़ का उदाहरण मैंने बता दिया। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज हैं, ऐसी जाति हैं जो अन्य जातियों में सहायक या अन्य जातियों के जीवन चक्र को पूर्ण करने में सहायक होंगी। और फिर अपन ने 2 की तुलना कर ली, आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड। जो जनन दर ज्यादा होगी और प्रतिस्पर्धा के रूप से कमजोर होंगी वो आर सेलेक्टेड, जिनकी जनन दर कम होगी और प्रतिस्पर्धा के रूप से ज्यादा सुपीरियर हैं। आपने देखा होगा जहां पर बांस ग्रो करता है उसके आसपास और कोई पादप नहीं मिलते, क्योंकि मृदा से सारा का सारा पोषण ये बैम्बू बांस निकाल लेता है, तो बाकी पादपों को पोषण मिल ही नहीं पाता उसके आसपास और कोई छोटे पादप ग्रो भी नहीं कर पाते। तो बैम्बू किसका उदाहरण हो गया भाई? के सेलेक्टेड स्पीशीज का। ठीक है बच्चों, तो हमने जातियों का प्रभाव और समष्टि की लक्षण सारे देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, समष्टि के लक्षण हो गए हैं और जातियों का प्रकार हो गया है। अब हमारे पास इस चैप्टर में केवल अजैविक घटक बाकी रह गए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम बात कर रहे थे, इसमें हमने ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का लक्षण हमने देख लिया है और पॉपुलेशन यानी समष्टि के लक्षण भी हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इसमें जो अजैविक घटक बाकी हैं, हाँ एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हम तापमान, प्रकाश, मृदा और जल की बात करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।